हेलो, हेलो, हेलो। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, वो था सॉल्यूशन। अच्छा, उससे पहले आओ थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो बच्चों, क्या होता है कई बार वीडियो डालने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। हालाँकि अभी आपको कम देखने को मिली होगी। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मैंने जो अ, आई थिंक केमिकल काइनेटिक्स का जो चौथा लेक्चर है वो 11 दिन के बाद मैंने डाला है। तो बच्चों उसके उसके पीछे एक कारण था कि मुझे किसी काम की वजह से जहाँ मैं जिस गंतव्य स्थान पे रहता हूँ, जहाँ पे मेरा घर है, वहाँ से मैं वहाँ से मैं प्यारे बच्चों दूर गया हुआ था, ठीक? मैं गया हुआ था कहीं। कहाँ गए हुए थे सर? अरे सर, कहाँ गए हुए थे? बच्चों मैं गया हुआ था कहीं। आप ये समझिए कि मेरे परिवार में कोई बुजुर्ग आया हुआ था, उसके इलाज के ही सिलसिले में, किसी काम से ही, घूमने नहीं, मेनली किसी काम के लिए ही हम गए हुए थे, हालाँकि थोड़ा घूमे-फिरे भी थे। तो उसके बाद मैं जब आया, तो मैंने जो है चौथा जो लेक्चर था केमिकल काइनेटिक्स का, उसको डाल दिया है, ठीक है? तो बच्चों कई बार ऐसा होगा, अब देखो अब मैंने कहा ना कि वीडियो लेक्चर डालने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो अब जो है लेक्चर डालने की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो तेज़ करी जाएगी। अरे सर! आप 1 दिन में सब तो पढ़ा नहीं दोगे, सब कुछ 1 दिन में रिकॉर्ड तो कर नहीं दोगे। बेटा ऐसा नहीं है, लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए जा चुके हैं, ठीक है? सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, बस थोड़ा-सा एडिटिंग बचा हुआ है, थोड़ी चीज़ें एडिटिंग बची हुई है, उसे एडिट किया जाएगा, इंट्रो वगैरह ऐड करना होता है और फिर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल फ़िक्र ना करें, बस मौज में पढ़ें और मौज में पढ़ें। कोर्स आपका टाइमली कंप्लीट करवाऊँगा, ये मैंने आपको कहा है। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए आपका कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊँगा, बहुत अच्छे से रिवाइज़ भी मैं करवाऊँगा प्यारे बच्चों। और आप कहोगे कि अरे सर! आपने पढ़ाया, तो पूरा ही पढ़ा दिया। चलो ठीक है, इसके बाद अब आगे बात करते हैं। तो हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे, उस चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन। कौन-सा? ल्यूशन, इट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के मिलने पर बनता है। अब जिन सॉल्यूशंस के बारे में हमें स्टडी करना है प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों, बच्चों तुम लोगों से वैसे तो मैं बहुत बात करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे सब तुम ही लोग हो, ठीक है? चलो। तो सॉल्यूशन चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के मिलने पर बनता है। अब जिन सॉल्यूशंस के बारे में हमको स्टडी करना है ना प्यारे बच्चों, वो सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी मेनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन जो 2 चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, माइक चेक कर रहा हूँ, ठीक है, काम कर रहा है। ऐसे सॉल्यूशन जो 2 चीज़ों के मिलने पर बने हुए होते हैं, उन्हें बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। अब वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज़्यादा होता है, उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। और अरे सर! सॉल्वेंट को तो ए से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक कहा बच्चों आपने। सॉल्वेंट को ए से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। वो सब्सटेंस जो अमाउंट में कम होता है, उसको सोल्यूट कहा जाता है। और अरे सर! इसको तो बी से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। लगता है सर भूल गए हैं। झुनझुने, बातचीत नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। तो वो सब्सटेंस जो अमाउंट में कम होता है प्यारे बच्चों, उसको सोल्यूट कहा जाता है और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। इसके बाद देखो मोटा-मोटी रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके बाद आपको बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है
और कितना सॉल्वेंट है, यानी रिलेटिव अमाउंट को पता करने के लिए, रिलेटिव अमाउंट को पता करने के लिए कि कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, इस बात को पता करने के लिए हमें पढ़ाया जाता है एक टॉपिक जिसका नाम था कंसंट्रेशन 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 ऑफ सॉल्यूशन। अरे भाई एक बात बता, क्या आप सर दोबारा से वो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जो परसेंटेज बाय मास था, W बाय W, परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाय V, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम W बाय V, इसके बाद मोलैरिटी था, मोलालिटी था, नॉर्मेलिटी था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था, और वहां पे एक लॉ आया था, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का एक लॉ आया था जो हमें सर ने बहुत प्यार से समझाया था और बताया था कि इसका यूज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में किया जाएगा। इसके बाद सर ने बहुत प्यार से हमें मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था और बताया था कि जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उस कंपोनेंट का मोल लिखो और टोटल नंबर ऑफ मोल लिखो। इसके बाद मोल फ्रैक्शन में हमने 2-3 बातें और बताई थी जो बहुत ज़रूरी थी, जैसे मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज बेसिकली इक्वल टू 1, और सर ने ये भी बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है वही तो मोल का भी रेशो होता है। और फिर इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था वो सर ने कंप्लीट करवाया था। क्या ये सर क्या सर ये सारी बातें दोबारा बताने वाले हैं? तुमसे कहा है कि बातचीत मत किया करो क्लास के अंदर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से तुम ये पता लगा सकते हो कि तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना सॉल्वेंट है और कितना सॉल्यूट है। That means कि you can find out the relative amount of solute and solvent in a solution by the topic of concentration of solution। अब concentration of solution के अंदर कई सारे अलग अलग methods तुमको बताए गए थे, वो मैं तुमको नहीं बताऊंगा, ठीक है? तुम अभी कुछ घुसपुसा रहे थे, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो नहीं बताऊंगा अब तुमको दोबारा। पढ़ के आना चाहिए, इतनी बार कहा है कि बच्चों पढ़ा करो, बच्चों पढ़ा करो, पढ़ के आया करो, अगले क्लास में रिवाइज तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन तुम वो पढ़ के भी नहीं आते हो, और ये तो बड़े दिक्कत की बात है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो कि इस चैप्टर का पार्ट 1 था, कहीं ना कहीं हमने उसको कंप्लीट कर लिया है और हम आ गए थे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट पे, जिसका नाम था जिसका नाम था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, जिसका नाम था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। सारे गामा पाधा निसा। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अरे सर याद है, आपने कहा था कि एक बीकर लेना, ठीक है, मान लेना हमारे पास एक बीकर है। फिर आपने कहा था कि इसके एक और बात आपने कही थी कि ये बीकर जो होगा ना, ये ओपन नहीं होगा, ये क्लोज कंटेनर होगा। इसके नीचे इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ होगा और एक कांस्टेंट टी टेम्परेचर हम इसको देंगे, एक कांस्टेंट टी टेम्परेचर हम इसको देंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जो लिक्विड फेज है ये वेपर फेज में कन्वर्ट होगा, और ये वेपर फेज ऐसा होगा। आपने ये भी बताया था कि जब लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाएगा तो इसको कहा जाएगा वेपराइजेशन। और
इस कंटेनर के अंदर एक और प्रोसेस चलेगी जहां पे ये वेपर फेज वापस से लिक्विड फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे ये वेपर फेज जो है ये वापस से लिक्विड फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसी प्रोसेस को कहा जाएगा कंडेंसेशन। इसी प्रोसेस को बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, कहा जाएगा क्या? कंडेंसेशन। सर ने कहा था, मतलब आपने बताया था कि जब रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, जितनी तेजी से लिक्विड वेपर में बदल रहा है, जब उतनी ही तेजी से ये वेपर लिक्विड के अंदर बदलने लगता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। जब जितनी तेजी से जो लिक्विड है वो वेपर में बदल रहा है, उतनी ही तेजी से जो वेपर है वो वापस से लिक्विड में बदलने लगे, तो इसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम। और इस स्टेज के ऊपर ये जो वेपर होते हैं प्यारे बच्चों, ये जो भाप होती है, ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाती है, ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाती है, इसी प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। अरे भाई साहब, ये था क्या वेपर प्रेशर? हाँ बेटा, यही था। यही था आपका वेपर प्रेशर। और आपको यहाँ पे एक प्यारी सी सुंदर सी डेफिनेशन बताई थी कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure exerted by the vapor on the surface of liquid when its vapor and its liquid phase are in equilibrium, then that pressure is called vapor pressure. Okay. ओके सर, मैं समझ गया कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अरे सर एक बात बताओ, ये जो डेफिनेशन आप मुझे इतने सुंदर तरीके से बता रहे हो रट के, बेटा बदतमीजी नहीं, मैंने सुन लिया तुमने क्या बोला। झुंझुनो, झुनझुना पकड़ा के बजवाऊंगा अभी, नहीं शांति से बैठो यहाँ, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, वेपर प्रेशर। तो सर ये जो आप डेफिनेशन प्यारी सी बार बार रिपीट कर रहे हो, क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं है बेटा। अरे सर तो पढ़ा क्यों रहे हो बेटा? सुन लो, किताबों में लिखा हुआ है, बताया जाता है, मैं भी बता देता हूँ। तो यहाँ याद क्या रखना है? यहाँ बस इतना याद रखना कि जो वेपर होता है वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर पुट करता है। जो वेपर होता है वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ये मच्छर बहुत परेशान कर रहा है मुझे क्योंकि मैंने पंखा बंद कर रखा है ताकि कोई नॉइस रिकॉर्ड ना हो। ये जो वेपर होता है लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर पुट करता है और इसी प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। आपको बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। ठीक, मेरे साथ दोबारा बोलो, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। जान से महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। फोकस ऑन द बोर्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। सर याद है कि सबसे पहले था नेचर ऑफ लिक्विड। आपने बताया था कि वेपर प्रेशर इस बात पे डिपेंड करता है कि लिक्विड का नेचर क्या है। अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, किसी भी लिक्विड के अंदर अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स किसी भी लिक्विड के अंदर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है अगर वो ज्यादा है, तो वो लिक्विड बहुत ही मुश्किल से वेपर में बदल पाएगा।
तो बहुत ही कम वेपर होगा, और अगर कम वेपर होगा तो कम होगा उसका क्या, वेपर प्रेशर। अगर किसी भी लिक्विड के अंदर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अगर किसी भी लिक्विड के अंदर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम है, इसका मतलब वो लिक्विड आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा वेपर उतना ज्यादा उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर। गॉट इट? ओके। इसके बाद आपको बताया था जो अगला फैक्टर था वो था टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किस तरह से वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई जब टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे, फोकस थोड़ा खराब हो रहा है क्या, देखते हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट दैट इट कैन, ठीक है, और इम्प्रूव करेंगे। तो टेम्परेचर में मैंने आपको कहा कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि जब टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे तो ज्यादा वेपर बनेंगे, जितना ज्यादा वेपर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, ठीक है। यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो टेम्परेचर को घटाने पे वेपर प्रेशर घटेगा। इसके अलावा एक इक्वेशन आपको बताई गई थी जिसे कहा जाता है क्लॉसियस क्लैपेरस इक्वेशन। क्लॉसियस क्लैपेरस इक्वेशन। सर क्या ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है? नो। क्या इस पे सवाल आता है? नो। तो पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि बच्चों बताना जरूरी है, ठीक है। देखो यार, पहली बात तो मैं तुम्हें पेड़ दूंगा, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले। अब तुम चूजे हो, अभी अंडे से बाहर निकल रहे हो और तुम मुझे बताओगे कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, तो बहुत बुरे पीट दिए जाओगे। इससे अच्छा यही है कि शांति से बैठो, जो पढ़ा रहा हूँ उसे सुनो, ठीक है। देखो ये भी बता रहा हूँ कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। लास्ट में 2 लेक्चर अलग से लूंगा जिसमें तुम्हें ये बताऊंगा, सवाल करके दिखाऊंगा कि कौन से सवाल, भाई सब तो करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा, सब तो करवा रहा हूँ। फिर भी अगर तुम बदतमीजी करोगे, इनडिसिप्लिन दिखाने की मुझे कोशिश करोगे, तो द थिंग दैट आई हेट द मोस्ट इज इनडिसिप्लिन क्रिएटेड बाय एनीवन, ठीक है। आई डोंट केयर हु इज इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन है, अगर वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, किसी भी तरह से मुझे अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करता है, उस वक्त जब मैं कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा होता हूं, तो बेटा फिर वही जानता है कि उसके साथ क्या होता है। Effect of temperature on the vapor pressure. Effect of temperature on the vapor pressure can be determined with the help of Clausius-Clapeyros equation, which is log P2 upon P1 delta H vaporization upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. That equation is called Clausius-Clapeyros equation, which is not useful. You cannot get any numerical based question on this, but क्योंकि बताया जा रहा है तो इसे एक बार देखो, ठीक है। एक बार देखो, यहाँ पे P1 और P2 प्रेशर होते हैं T1 और T2 टेम्परेचर पे रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब तो जानते हो ना, मतलब T1 टेम्परेचर पे आपका जो प्रेशर है वो P1 है, और T2 टेम्परेचर पे आपका जो प्रेशर है वो है आपका P2। डेल्टा H होता है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, डेल्टा H क्या होता है बच्चों, थर्मो में पढ़ाऊंगा, अभी बस सुन लो।
थर्मोडायनेमिक्स। इस दुनिया के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हमें ये समझा सकते हैं, या फिजिकल केमिस्ट्री के सिर्फ 2 चैप्टर ये काबिलियत रखते हैं इस बात को समझाने का कि वो क्यों हो रहा है। क्या बोला मैंने? पता नहीं सर, आप तो कुछ भी पता नहीं क्या बोल जाते हो, सर के ऊपर से बात चली जाती है। बच्चों, इस ब्रह्मांड के अंदर थर्मो 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 थर्मोडायनेमिक्स, यार स्पेलिंग के तो मुझे नहीं फर्क पड़ना था, कंटेंट मैटर करता है, स्पेलिंग से क्या है। इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे संसार के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, उसको 2 चैप्टर ये काबिलियत रखते हैं कि उस चीज को समझाने की वो काबिलियत रखते हैं। ठीक, कौन से 2 चैप्टर हैं? सबसे पहला है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरा है, देखो ये तो ये बताता है कि कोई चीज हो रही है तो व्हाई इट इज हैपनिंग। ठीक, क्यों हो रही है ये आपका बताता है थर्मोडायनेमिक्स। इस यूनिवर्स के अंदर जो भी घटना घट रही है, जो भी इवेंट अकर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये बात आपको बताता है कौन? कौन बताता है सर? थर्मोडायनेमिक्स बताता है मेरे प्यारे बेटा, मेरे प्यारे बेटे, थर्मोडायनेमिक्स बताता है। लेकिन वो चीज जो हो रही है वो कितनी तेजी से होगी, वो जो चीज हो रही है वो कितनी तेजी से होगी? अरे सर, क्या मैं बताऊं? वो कौन सा चैप्टर बताएगा ये बात? बता बता झुनझुने, तू मेरा बच्चा है, तू बता देगा, बता। बिल्कुल सही जवाब। कोई घटना जो हो रही है वो कितनी तेजी से होगी, वो आपका जो चैप्टर बताएगा वो है केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। नॉट ओनली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि है ही, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये ब्रह्मांड में हो रही घटनाओं को समझने के लिए अगर आप एक बहुत ही मतलब एक बच्चे होते हैं जो वैसे मतलब होते हैं कि मतलब ये चीज हो रही है तो बताओ भाई क्यों हो रही है। मतलब मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ और आप साइंस के सर हो, तो मुझे बताओ ना क्यों हो रही है भाई। तो बेटा उन बच्चों को ही बता रहा हूँ कि बेटा कोई भी घटना जो हो रही है इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, वो ये 2 चैप्टर आपको समझा सकते हैं। ये 2 चैप्टर उसके पीछे का जो रीजन है वो बता सकते हैं। एक है थर्मोडायनेमिक्स और एक है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, अच्छा बात एक और आती है बच्चों, कई बार कुछ वेब सीरीज बनाई गई हैं जिनके अंदर कहा जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री को ट्रोल किया जाता है, केमिस्ट्री को, कि फिजिक्स के अंदर अगर कोई चीज गिरती है तो वो गिर जाती है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जब कोई चीज गिरती है सिंपली, तो वो आसानी से नहीं गिरती है, पहले स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है ना। ऐसा है ना, एक वीडियो है जहां तक मैंने देखा है। तो बेटा मैं आपको बताता हूं, इन रियलिटी केमिस्ट्री सही होती है। फिजिक्स में भी आपको एयर फ्रिक्शन के बारे में वैसे पढ़ाया जाता है, हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, अगर दिया होता तो आप कभी ये नहीं कहते कि अगर फिजिक्स में किसी चीज को ड्रॉप करे तो वो सीधा नीचे गिरती है। कहीं ना कहीं एयर फ्रिक्शन काम करता है, विच इज वेरी वेरी लिटिल अमाउंट में होता है, बहुत कम होता है, लिटिल अमाउंट में होता है, होता तो है ना। तो एयर फ्रिक्शन वहां पे भी तो काम करता है। तो मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल चीज है हमारी केमिस्ट्री, तो इसको कोई भी कुछ भी नहीं बोल देगा। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैं बताऊंगा इस डेल्टा एच के बारे में। डेल्टा एच को कहते हैं इंथैल्पी। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या कितनी हीट रिलीज हुई है, वो हमें बताता है डेल्टा एच। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, द अमाउंट ऑफ बाल, ठीक है मेरे, the amount of heat
एब्जॉर्ब और रिलीज इन एनी केमिकल रिएक्शन, ये बात हमें पता लगती है डेल्टा एच से। ठीक, डेल्टा एच हमें इस बात की जानकारी देता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या कितनी हीट रिलीज हुई है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अब डेल्टा एच कई तरह का होता है। डेल्टा एच या इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन कई तरह का होता है, जिसमें से एक है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब बच्चों, वेपराइजेशन का मतलब होता है कि लिक्विड आपका कन्वर्ट होगा गैस के अंदर। ठीक, ये है वो केमिकल रिएक्शन। वेपराइजेशन का मतलब है भाप बन के उड़ जाना। बहुत सिंपल अगर मैं आपको शब्द में बताऊं तो वेपराइजेशन का मतलब होता है भाप बन के उड़ जाना। ठीक, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मतलब होता है बच्चों भाप बन के उड़ जाना। वेपराइजेशन का मतलब होता है भाप बन के उड़ जाना, यानी लिक्विड कहीं ना कहीं जो लिक्विड फेज है, जो लिक्विड फेज है, बोर्ड थोड़ा टेढ़ा लग रहा है क्या कैमरे में? आई थिंक ठीक ही है। तो बच्चों, जो लिक्विड फेस है, माइक भी अच्छे से काम कर रहा है, जो लिक्विड फेस है वो कहीं ना कहीं आपका गैसियस में कन्वर्ट होगा, इसी को कहा जाता है वेपराइजेशन। ये है आपकी वो केमिकल रिएक्शन, और इसी केमिकल के रिएक्शन के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, उसी को कहा जाता है क्या? डेल्टा एच, वेपराइजेशन। तो क्लॉसियस क्लैपलर इक्वेशन में ये होता है आपका क्या, समझ गए? चलो, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी 3 वैल्यूज आपको बताई गई थी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें याद नहीं होगी, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों। अब इतना तो मैं तुमसे उम्मीद रख ही सकता हूँ यार, इतने स्पेशल और इतने इंटेलिजेंट मेरे बच्चे हैं। अच्छा यार, एक बात मैं तुम लोगों के साथ जो है बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यू नो व्हेन आई एम इन योर फेज, मैंने फेस की है ये बात, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे होंगे जो शायद फेस कर रहे होंगे, और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि क्या किया जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो बच्चों, आपने देखा है कि कई बार क्या होता है, जब हम लोग कहीं जाते हैं अपने किसी रिलेटिव के घर पे, तो एक बंदा आता है, कोई कजन ब्रदर आता है या कोई आता है और पूछना स्टार्ट करता है सवाल। पहली बात तो वो बंदा खुद कुछ होता नहीं है, बिल्कुल सिंपल, ही इज नथिंग, कुछ नहीं है। लेकिन वो सवाल भाई इस ढंग से पूछता है कि जैसे ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इवन ही डज नॉट हैव ए कंटेंट, उसके पास कंटेंट भी नहीं है, लेकिन वो सवाल इस तरह से आपके सामने रखने की कोशिश करता है कि जैसे वो बहुत बड़ा ज्ञाता है किसी चीज का, और अगर आप उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, आपको ये दिखाने की कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं आप पीछे छूट रहे हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं बच्चों कि आपको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जीवन की एक सच्चाई है, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, जिसे अगर आप समझ लें या समझ जाएं, ठीक है, जो देखो यार, एक होते हैं, एक मेरे बच्चे ऐसे हैं, एक मेरे बच्चे ऐसे होंगे जो होंगे एकदम खलबली टाइप के लोग। ठीक है, कि मतलब उन्हें कोई परेशान करता है तो वो उसको डबल परेशान करते हैं। ऐसे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हो बेटा तुम, मैं तुम्हारा टीचर, तुम्हारा बड़ा भाई की तरह मैं बिल्कुल तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ, करना चाहिए। अगर कोई एक उंगली करता है तो उसके बदले में उसे 2 उंगली करो। ठीक है, उसे ये बता दो कि शब्द नहीं यूज करना चाहता, लेकिन उसको बता दो कि हु आर यू। ठीक है, लेवल में रहो अपने। ठीक है, अब लेवल को हिंदी में समझ गए होंगे कि क्या शब्द यहाँ यूज करना चाहता था मैं। तो बेटा ये होता है। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में तुम्हारी लाइफ है, अपनी लाइफ के हीरो तुम ही हो और अपनी लाइफ के विलेन भी तुम ही हो बेटा। ठीक, तुम जो करोगे, तुम जो फैसला लोगे, तुम जो तुम्हारा जो एक्शन होगा, सिर्फ वही तुम्हारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालेगा। कोई भी दूसरा व्यक्ति, कोई भी तीसरा व्यक्ति, कोई भी ज्ञानी बाबा, या वो जो 4 लोगों की बात ये समाज करता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है बेटा। नो वन विल एवर कम टू हेल्प यू, इट इज ओनली यू। अगर तुम डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो सिर्फ वो तुम ही हो जिस जो
उससे बाहर निकल सकता है, ठीक? और सिर्फ तुम ही हो जो उस सिचुएशन को और वर्स कर सकता है, और वर्स कर सकता है, और वर्स। कोई भी दूसरा व्यक्ति ना तो उसे अच्छा करने में मदद करेगा, ना उसे बुरा करने में मदद करेगा। तो वो 4 लोग करते क्या हैं? वो 4 लोग, अगर तुम कुछ अच्छा करते हो ना बेटा, कुछ अच्छा करते हो, तो वो बनाते हैं बहुत ही डिस्गस्टिंग सा फेस। चेहरे पे ही दिख जाता है जब आप किसी को अपनी कोई अच्छी बात बताओगे ना कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, तो देखना उसके फेस पे आपको देखने को मिलेगा एक अनकंफर्टेबल सा फेशियल एक्सप्रेशन। आप इस बात को ऑब्जर्व कर पाओगे उसके फेस को देखकर कि वो एक अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल हो गया है, वो पचा नहीं पा रहा है आपकी उस अच्छी बात को। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं उस वक़्त? वो किसी रिश्तेदार को ले आते हैं कि मेरे इसका, उसके का, उसके का, इसके का लड़का जो है ना वो ये कर रहा है। भाई तुम क्या कर रहे हो? ऐसे तो मैं भी कह दूँ कि मैं निकाल दूँगा, यहाँ से जाऊँगा, मैं कहूँगा ये वो करके प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँच जाऊँगा। कहूँगा देखो मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं फिर ऐसे बेवकूफ़ वाली हरकतें करते हैं, ठीक? और अगर मतलब लाइफ में आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो तो ऐसा होता है, और अगर लाइफ में आपके साथ कुछ गलत होता है ना, तो 4 लोग क्या करते हैं? 4 लोग करते हैं, मैं सबकी ही बात कर रहा हूं। लाइफ में सिर्फ तुम ही योद्धा हो, यू आर दी ओनली वॉरियर। और उसकी जो कमान है, अगर तुमने किसी इंसान को दे रखी है, किसी भी इंसान को अगर तुमने उस रथ के कमान को अगर तुमने दे रखा है, तो इस बात को तुम मान लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो तरसों, मतलब किसी ना किसी दिन वो धोखा देगा मेरे बेटे, वो धोखा देगा। ठीक, जब उसे ये महसूस होगा कि अब वो पिछड़ रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं खुद मेहनत करने की बजाय वो तुम्हें ढकेलने की कोशिश करेगा, तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। तो जब भी तुम लाइफ में कुछ अच्छा करते हो तो 4 लोगों का काम होता है मजे लेना, और इसमें सब इंक्लूड है। इवन एक चीज होती है जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स, दोस्त। दोस्त सबसे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज जिस रिलेशन में हम देख सकते हैं वो है दोस्ती। ये आप सभी जानते हैं, ठीक? आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे किसी चीज का कोई मायना नहीं होता है, ठीक? हम अपने फ्रेंड से जितने खुले, जितने ओपन होते हैं, उतने शायद अपने पेरेंट्स से भी नहीं होते हैं। लेकिन इसी फ्रेंडशिप का एक और काला सच है, एक और काला सच है बेटा, कि जीवन में जो सबसे वेनेमस चीज जो हमें कोई दिखा सकता है ना, सबसे जहरीली चीज, मतलब सबसे वेनेमस, सबसे दूषित, तो वो आपको फ्रेंड्स आपको दिखा सकते हैं, ठीक है? आपका फ्रेंड, आपका जो मेनली मैं बात करूं बेस्ट फ्रेंड की बात करूं, जो ये बेस्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे वेनेमस कॉन्सेप्ट है लाइफ का। सबसे वेनेमस कॉन्सेप्ट है बेस्ट फ्रेंड। ये आपको सबसे वेनेमस चीज इस दुनिया का दिखा सकता है, मतलब इतना ज्यादा ये मतलब खराब है ना भाई, इतना ज्यादा ये खराब चीज हो सकती है कि आप सोच नहीं सकते। और क्यों? क्योंकि आपके सारे सीक्रेट्स इनको पता होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबसे वेनेमस चीज आपको दिखा सकते हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ बेटा कि लाइफ के अंदर जो भी कुछ होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसमें आपकी कोई मदद करने नहीं आएगा। तो फिर कोई अगर कुछ आपको फालतू बोलता है, तो आप विद रिस्पेक्ट उसका जो ड्यू है वो आप उसे वापस करिए, उसी वक़्त वापस करिए। आपको वेट क्यों करना है, ठीक है? कि मैं भाई कुछ बन जाऊँगा ना तब इसको बताऊँगा। कई बार बच्चों के माइंड में होता है कि जब मैं कुछ बन जाऊँगा ना, तब मैं इसको बताऊँगा। भाई क्यों? कुछ बन जाओगे तो तुम अपने लिए बनोगे कि उसके लिए बनोगे? वो अगर कुछ है, सामने वाला कुछ है, तो वो खुद के लिए है कि बेटा तुम्हारे लिए वो करेगा? नहीं, तो फिर वो तुमसे इस तरह से बदतमीजी से बात भी नहीं करेगा। मैं उन सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मेहनतकश बच्चे होते हैं, जो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है, ठीक? मैं समझ सकता हूँ कि कई बार ऐसे बच्चों से मैं संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि बच्चों आप बहुत मेहनत करते हो, ठीक? 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते हो। बहुत मेहनत आपने किया, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बहुत मेहनत। आपने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया अपना, दोस्त सैक्रिफाइस कर दिया, अपना पीस, चैन, सुकून सब सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन फिर भी आपको कई बार सफलता उसमें नहीं मिलती है।
तो मन में डिमोटिवेशन आ जाता है, मन में ये आता है कि यार शायद मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो फिर ये आता है कि यार मतलब सामने वाले से फिर कई बार झुकाव आ जाता है। तो बेटा मैं उस चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ कि झुकना नहीं है। अगर झुकना ही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के आगे ही झुको, जिसने तुम्हें बनाया है, मतलब ये शरीर जिसने हमको दिया है, हम जिसके हिस्से हैं, उसके आगे ही झुको, बाकी और किसी के आगे झुकने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही लाइफ लेसन, आगे बढ़ते हैं। तो बाकी मैं आप सभी के साथ हूँ और आप सभी मेरे साथ भी हो, मैं इस बात को मान के चलता हूँ। चलो, इसके बाद बात आती है मोर वोलाटाइल लिक्विड हैज़ मोर वीपी। और सबसे आखिर में मैंने आपको बताया था कि वीपी और बीपी, जी हाँ, वीपी और बीपी, जी हाँ प्यारे बच्चों, वीपी और बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पिछली क्लास में बताई थी कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जितना ज्यादा वोलाटाइल लिक्विड होगा, वोलाटाइल शब्द का मतलब मैंने आपको बताया था कि कितनी आसानी से कोई चीज भाप बन के उड़ पा रही है, कितनी आसानी से कोई चीज भाप बन के उड़ पा रही है मेरे झुंझुनों और मेरे झुंझुनियों, उसी को कहा जाता है वोलेटिलिटी ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, अगर कोई लिक्विड बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब वो बहुत ज्यादा आसानी से भाप बनकर उड़ सकता है, मतलब भाप बहुत ज्यादा होगा। और जब भाप बहुत ज्यादा होगा तो वेपर मतलब बहुत ज्यादा होगा। भाई भाप मतलब वेपर, और वेपर अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर भी बहुत। आज सुपर मैराथन क्लास ले ली जाए क्या? कुछ इंस्टेंट एनर्जी के लिए मैंने रखा नहीं है अपने पास, बट आज मेरा मन कर रहा है कि एक सुपर मैराथन क्लास ली जाए जिसमें इस चैप्टर के बहुत बड़े पोर्शन को कवर किया जाए। डस्टर कहाँ गया? हम्म हम्म। तो जितना ज्यादा वोलाटाइल लिक्विड होगा, उतनी आसानी से वो भाप बन के उड़ेगा, उतना ज्यादा होगा वेपर। और जितना ज्यादा होगा वेपर, उतना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर। और इसके बाद आपको मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वीपी और बीपी आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वीपी और बीपी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों। आगे आता है इसके बाद रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, ये दिल मैंने तुझको दिया, हाँ ये दिल मैंने तुझको दिया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। इसके बाद आता है आपका राउल्ट्स लॉ। क्या आता है? क्या आता है? राउल्ट्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आओ पढ़ते हैं, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे इस राउल्ट्स लॉ को, दोबारा से समझा रहा हूँ। ठीक है, इस पे तो टाइम भी दूंगा। अरे सर अभी तक सभी पे तो टाइम दिया आपने। अरे सर अभी से तक तो आपने सभी कुछ पे टाइम दिया है, अच्छी बात है ना बेटा। अब तुम यही समझ सकते हो कि मैं जितनी डिटेल में तुम्हें समझा रहा हूँ, हर क्लास में, हर क्लास में मैं आपको पिछली क्लास का रिवाइज करवाता हूँ। दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। ठीक, हर क्लास में मैं पिछली क्लास का पढ़ाया हुआ हर एक चीज रिवाइज करवाता हूँ। दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर आपको डिलीवर कर पाऊँ, और सेटअप वगैरह जो है, बोर्ड वगैरह, इसको बड़ा किया जाएगा बेटा।
किया जाएगा, प्लीज थोड़ा सा कॉर्पोरेट करो। इसको मैं बड़ा करूंगा, ठीक है। ये बोर्ड मैं 90 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर का मंगा रहा हूँ, ठीक। 90 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, आई थिंक इतना होता होगा। तो इतना बड़ा बोर्ड एक मंगाया जा रहा है। बहुत जल्द यहाँ आपको बड़ा बोर्ड दिखेगा। और मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो में छोटा बोर्ड थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है, मजा नहीं आता थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चों कोई बात नहीं। कंटेंट में तो देखो, कंटेंट का मजा लो अभी, ठीक है। धीरे धीरे अभी, क्योंकि यार नई नए सिरे से चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है, नए सिरे से चीजों को शुरू किया जा रहा है, तो धीरे धीरे चीजें बेटर होंगी और ये बेटर होती ही चली जाएंगी। बस आपको साथ बनाए रखना है और सब अच्छा होगा बच्चों, सब बढ़िया होगा। चलो, राउल्ट्स लॉ में आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर एक प्योर लिक्विड भरा हुआ है ए। भाई प्योर का मतलब तो याद था तुझे भाई? सर ने हमें कल बताया था प्योर का मतलब। प्योर का मतलब इस बीकर के अंदर सिर्फ ए भरा हुआ है। तुम्हें बोला ना बातचीत मत करो, यहाँ ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है ए, ठीक, प्योर ए। यानी इस लिक्विड, इस बीकर के अंदर कोई दूसरा और लिक्विड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ए है प्योर फॉर्म में। कोई लिक्विड है आपके पास, एक और बीकर है और उस बीकर के अंदर आपके पास एक लिक्विड भरा हुआ है बी, प्योर बी। यानी इस बीकर के अंदर सिर्फ एक ही तरह का लिक्विड है, प्योर बी। इन दोनों ही लिक्विड को हमने मिक्स किया, मिक्स करने पे एक सॉल्यूशन बना, एक सॉल्यूशन बना प्यारे बच्चों। इन दोनों ही लिक्विड को हमने किया क्या? हमने किया मिक्स, और मिक्स करने पे एक सॉल्यूशन बना है बहुत प्यारा सा, जिसके अंदर ए भी है और जिसके अंदर बी भी है, ठीक है, एक सॉल्यूशन बना। अब देखो, जिसके अंदर सिर्फ ए है, इसके अंदर जो ए, जो वेपर प्रेशर लगा रहा होता है, इसको कहते हैं पी नॉट ए। जिस बीकर के अंदर सिर्फ ए लिक्विड भरा हुआ है, जिस बीकर के अंदर सिर्फ ए लिक्विड भरा हुआ है, उस बीकर के अंदर जो वेपर प्रेशर लगता है उसको कहा जाता है पी नॉट ए। क्या कहा जाता है? पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ये जो नॉट ऊपर जो गोला लगा इसे कहते हैं नॉट, और ये कहीं ना कहीं प्योरिटी को बताता है। तो पी नॉट ए का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। जिस बीकर के अंदर बी भरा हुआ है प्यारे बच्चों, जिस बीकर के अंदर बी भरा हुआ है, इस बीकर के अंदर जो प्रेशर लगता है, यानी ये बीज लिक्विड, अब यहाँ वो सब खेल होगा कि लिक्विड वेपर में बदलेगा, वेपर लिक्विड में बदलेगा, वो सब ठीक। वेपर प्रेशर पढ़ा है ना यार, अब बार बार थोड़ी उसी चीज को बताऊंगा। तो इस बीकर के अंदर जो प्रेशर लगता है, जो वेपर प्रेशर लगता है, जिसके अंदर सिर्फ बी भरा हुआ है, इसे कहा जाता है पी नॉट बी। मार्कर को लग गई है प्यास और इसकी प्यास को पड़ेगा अब बुझाना। मार्कर की प्यास बुझाने की बात हो रही है। तो और बच्चों बताओ कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आप कैसे हो सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ बच्चों। जब से मेरी मुलाकात हुई है तुम सभी से, तब से तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। बातचीत मत करो, क्लास में जब पढ़ाया करो तो बातचीत मत किया करो, ठीक है। सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान दिया करो। देखो बातचीत में क्या होता है, अगर फोकस डेविएट करोगे, बातचीत इन द सेंस तुम तो कमरे में बैठे हो, सर मैं तो कमरे में बैठा हूँ, बातचीत क्या कर रहा हूँ मैं, डेविएट मत करो अपने आप को, ठीक है, फोकस बनाए रखो। मार्कर की प्यास बुझा दी गई है, फोकस बनाए रखो, डेविएट मत हुआ करो। मैं समझ सकता हूँ सर, डेविएशन तो हो जाता है, डेविएशन तो हो जाता है सर, क्या करें, कोई बात नहीं।
अच्छा अपना बेस्ट करो ना यार, 100% तो दो, अपने तरफ से कोशिश करो कि भाई मैं डेविएट ना हो पाऊँ, बस सिंपल। बाकी हनुमान जी के ऊपर छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे आओ, बताता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, मतलब मैं बढ़ूंगा आगे, तुम तो लिखोगे या सुनोगे। कई बार क्या हुआ है, ये जो इंक पॉट का डब्बा है मेरा, ये इस फॉर्म में उल्टी फॉर्म में पड़ा होता है, और बहुत सारी इंक मेरी बर्बाद हो गई है इस चक्कर में। बहुत सारे इंक अपने आप जो है पता नहीं लगता कब डब्बे का पोजीशन चेंज हो गया है और दिक्कत हो जाती है। जिस बीकर के अंदर सिर्फ बी भरा हुआ है, जिस बीकर के अंदर सिर्फ बी भरा हुआ है, उस बीकर के अंदर जो वेपर प्रेशर लगता है उसको कहा जाता है पी नॉट पी। क्या कहा जाता है? जिस बीकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बी लिक्विड भरा हुआ है, उस बीकर के अंदर जो वेपर प्रेशर लगता है उसे कहा जाता है पी नॉट बी। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? ठीक है सर? ठीक है। अब जिस बीकर के अंदर ए और बी दोनों है, इस बीकर के अंदर ए की वजह से जो वेपर प्रेशर लगता है उसे कहा जाता है बच्चों पी डैश ए। ध्यान से सुनो, अब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जिसके अंदर ए भी है और बी भी है। इस सॉल्यूशन के अंदर ए की वजह से जो वेपर प्रेशर लगता है, इस सॉल्यूशन के अंदर ए की वजह से जो वेपर प्रेशर लगता है उसे कहा जाता है पी डैश ए, और बी की वजह से जो वेपर प्रेशर लगता है उसे कहा जाता है बच्चों पी डैश बी। अब राउल्स चाचा क्या कहते हैं? राउल्स चाचा, ओ चाचा, अरे ओ चाचा, चाचा, राउल्स चाचा कहते हैं कि जो पी डैश होता है, पी डैश ए होता है ना, देखो पी डैश ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी डैश बी का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो राउल चाचा कहते हैं पी डैश ए प्रोपोर्शनल होता है एक्स ए के। एक्स ए तो पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ये भी बताया हूं, कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल लिखो और उसको डिवाइड कर दो टोटल मोल से। तो जो ए की वजह से वेपर प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा ए का जो मोल फ्रैक्शन है इसके अंदर, यानी इसके अंदर कितना ए है। सिंपल सी बात है यार, ए जितना ज्यादा होगा, ए की वजह से जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा वो उतना ज्यादा होगा। तो किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि पी डैश ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए किस बात पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर कितना ए मौजूद है। ठीक है सर, समझ गए? अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट है पी नॉट ए। पी नॉट ए, भाई भाई सुन, ये सर ने जो पी नॉट ए लिखा है, ये जो पी नॉट ए लिखा हुआ है, क्या ये वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट है? झुनझुने, बातचीत नहीं। तो बच्चों जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है पी नॉट ए, और ये पी नॉट ए यही है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ठीक इसी तरह से जो पी डैश बी है यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी है, वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स बी के, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ पी के। स्वाभाविक सी बात है, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और जल्दी से बताओ वो कांस्टेंट क्या होता है? तो अरे सर वो होता है पी नॉट बी। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों, तो यहाँ पे पी डैश बी आता है पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। तो पी डैश ए होता है आपका पी नॉट ए एक्स ए, और पी डैश बी आपका होता है पी नॉट बी एक्स बी। अब जो पी डैश ए है ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए। जो पी डैश ए है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों, जो पी डैश ए है वो है वेपर प्रेशर ऑफ ए। पी नॉट ए है वो है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, और जो एक्स ए है वो है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसके बाद बात आती है पी डैश बी की।
P डैश भी है आपका वेपर प्रेशर ऑफ बी, P नॉट भी है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, P नॉट भी है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, और X भी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सर ये सारे टर्म तो हमें क्लियर ही है, फिर आप बार बार क्यों बता रहे हो? बहुत बुरा पीट दूंगा मैं, मतलब इतना बुरा पीट दूंगा समझ नहीं पाओगे। तुम्हें बोला ना कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ बस उस पर ध्यान दो। तुम नहीं बताओगे बेटा कैसे पढ़ाना है, तुम्हें पता ही नहीं है ना यार, तुम्हें नहीं पता है कैसे पढ़ाना है। सुनो, तो P डैश भी होता है वेपर प्रेशर ऑफ बी, और P नॉट भी होता है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, और X भी होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। X भी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या बात है, यही बात है, आगे बढ़ो। इसके बाद अगर पूरे सॉल्यूशन का तुमसे प्रेशर पूछा जाए, तुमसे पूछा जाए बताओ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तुमसे पूछा जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस, तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? पीएस क्या होगा? पीएस होगा पी डैश ए प्लस पी डैश बी। अरे भाई सॉल्यूशन के अंदर ए है और बी है, यहाँ बनाया था मिटा दिया, आई एम सॉरी, अब बनाऊंगा नहीं मैं। सॉल्यूशन के अंदर ए और बी है, तो ए की वजह से जो वेपर प्रेशर लग रहा है पी डैश ए, और बी की वजह से जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो बी है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? सिंपल, दोनों को ऐड कर दो, यानी पी डैश ए प्लस पी डैश बी, सिंपल। अब इसको एक्सपेंड कर दो, पी डैश ए की जगह इसकी वैल्यू लिख दो पी नॉट ए एक्स ए, और पी डैश बी की जगह इसकी वैल्यू लिख दो, तो पी डैश ए की जगह तुम लिख दो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी डैश बी की जगह वैल्यू लिख दो पी नॉट बी एक्स बी। प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों, क्या ये बात समझ गए? ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पीएस का एक और दो फॉर्मूले और बताए थे जिसको आपको याद रखना है। कुछ ज्यादा ही लाइन बना दी है सर, आई एम सॉरी, मिटा देते हैं। लाइन ही लाइन, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी डालो उसके जैसा। इसके बाद आपको दो फॉर्मूले और बताए गए थे, याद रखना था आपको कि बच्चों पीएस होता है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स पी। हाँ सर, बताया गया था सर। दूसरी वाली तो मैं आपको खुद ही बताता हूँ, दूसरी वाली मैं आपको खुद ही बताता हूँ। बताओ सर, होता है पीएस सर, अरे सर होता है पीएस, फिर लिखो आप यहाँ पे पी नॉट बी लिखो, फिर प्लस लगाओ, फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर लिखो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब यहाँ पे जो है ना उसी का मोल फ्रैक्शन, जो यहाँ पे है ना उसे, अच्छा बेटा ऐसे याद किया है तुमने? हाँ, जो यहाँ पे है तो ये एक्स है। ये दो फॉर्मूले आपको होने चाहिए याद। सवाल कैसा आता है सर? बताऊंगा बेटा क्वेश्चन लेक्चर में। क्वेश्चन लेक्चर धमाकेदार होगा, ऐसा होगा कि तुम भी कहोगे कि अरे सर पढ़ाया तो पूरा ही पढ़ा दिए। तो बच्चों जो टॉपिक तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक का प्यारा सा नाम है राउल्ट्स लॉ। इस टॉपिक का नाम क्या है? क्या है इस टॉपिक का नाम? इस टॉपिक का नाम है राउल्ट्स लॉ, राउल्ट चाचा का लॉ। ठीक है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, सब कुछ बता दिया।
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बता दिया। इसके बाद आता है ग्राफ। इसके बाद आपको मैंने एक ग्राफ पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। ग्राफ में दो कांटे बनाए थे, मतलब एक कांटा बनाया था, ग्राफ में एक कांटा बनाया था बच्चों। आओ ग्राफ देखते हैं दोबारा। ग्राफ को दोबारा से देखते हैं। कितने घंटे का लेक्चर हो गया है? ओह माय गॉड, 55 मिनट 17 सेकंड का लेक्चर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटाओगी, तुम्हें पढ़ाया गया था कि जैक तुम्हारा बड़ा भाई है। 3 कॉकरोच, ये कॉकरोच तुम्हारे दुश्मन है जो तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। और पॉप द डॉग अकड़ू है जो बहुत ही अकड़ में रहता है। तुम लोग बात बहुत करते हो। किसी दिन पीट दिए जाओगे, घसीट लूंगा, यहाँ बोर्ड पे घसीट दिए जाओगे तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ाया था एक ग्राफ बहुत ही प्यारा सा, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक ठीक है। एक्स एक्सिस पे लेंगे मोल फ्रैक्शन, वाई एक्सिस पे लेंगे वेपर प्रेशर। एक्स एक्सिस पे लेंगे मोल फ्रैक्शन, वाई एक्सिस पे लेंगे वेपर प्रेशर। मैंने कहा इस पॉइंट पे तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, तो बताओ ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0 होगा। यानी इस पॉइंट पे सिर्फ तुम्हारे पास सॉल्यूशन के अंदर है बी। इस पॉइंट पे सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारे पास सिर्फ क्या है? बी है। तो बच्चों ये तो बता सकते हो ना यार, जब बी 1 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 होगा, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट 1 होता है। एक 0 है, एक 1 है, तो एक तो 0 ही होगा ना। ये तो सिंपल सी बात है। इस पॉइंट पे सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारे पास सिर्फ बी है। ठीक है, सिर्फ बी है। मैंने कहा इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा बताओ? अरे सर अभी आप इतनी बार बता के आए हो कि जब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ बी है ना, सिर्फ बी है, तो यहाँ पे होगा पी नॉट बी। भाई क्योंकि सिर्फ बी है, सिर्फ बी है, तो यहाँ पे बी प्योर स्टेट में है, तो सिर्फ बी की ही वजह से वेपर प्रेशर लगेगा, तो नॉट तो आएगा ही, क्योंकि सिर्फ बी है, प्योर फॉर्म में है। तो ये पी नॉट बी है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। ठीक, अब इस पॉइंट पे आओ। यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे ये बोलता हूं कि सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ ए है, यानी एक्स है तुम्हारा इस बार 1। दूसरे पॉइंट पे मैं ये कह रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, यानी सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारे पास सिर्फ ए है, यानी बीकर के अंदर तुम्हारे पास सिर्फ क्या है? बीकर के अंदर तुम्हारे पास सिर्फ ए भरा हुआ है। और तो बताओ बी कितना होगा? तो तुम कहोगे सर, अरे सर बी तो कुछ नहीं होगा, बी होगा 0। बहुत बढ़िया बेटा, सीख रहे हो, चलो। तो इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा? आप कहोगे अरे सर ये होगा पी नॉट ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, क्योंकि बीकर के अंदर सिर्फ ए है, सिर्फ ए है, यानी प्योर फॉर्म में है, तो नॉट तो आएगा। और जब ए प्योर फॉर्म में है, बीकर के अंदर सिर्फ ए भरा हुआ है, तो ए की वजह से जो वेपर प्रेशर लगता है उसे कहा जाता है पी नॉट ए। ए की वजह से जो वेपर प्रेशर लगता है उसे कहा जाता है पी नॉट ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, कैसा? ऐसा। इसके बाद कुछ ग्राफ बनता है ऐसा, कैसा? ऐसा। टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधी लाइन बनती है। अरे बाप रे, ये टेढ़ी लाइन कैसे बन गई बाबा? बाबूराव का स्टाइल है क्या ये? टेढ़ी लाइन कैसे बन गई है? सीधी लाइन जाएगी यहाँ से, खच खच। ये जो लाइन देख रहे हो, ये बी की लाइन बी से स्टार्ट हो रही है। ये ग्राफ है तुम्हारा पी डैश बी का। पी डैश बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ये जो ग्राफ देख रहे हो जो ए से स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राफ है तुम्हारा पी डैश ए का। पी डैश ए, पी नॉट ए एक्स ए। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों, मेरे सबसे प्यारे बच्चों,
ये डॉटेड लाइन में जो लाइन बनाई है ये ग्राफ है तुम्हारा पीएस का, यानी पी डैश ए प्लस पी डैश बी का। सर एक बात बताओ, ये थोड़ा ऊपर लग रहा है, ये थोड़ा नीचे लग रहा है, ऐसा क्यों किया गया है? तो बच्चों मैंने माना है कि जो वोलेट मैंने माना है कि जो बी है ना वो ज्यादा वोलेटाइल है, यानी बी हल्का सा तापमान दोगे तो बी ज्यादा भाप बन के उड़ेगा, ज्यादा भाप होगी तो बी का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक, ये तो मैंने मान लिया है कि बी जो है उसकी वॉलेटिलिटी क्या है, ज्यादा है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बी की वॉलेटिलिटी ज्यादा है। चलो आज आगे बढ़ते हैं, आज आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ना है हमको। सर आप इरिटेट बहुत करते हो। क्या बोला? कुछ नहीं सर। नहीं कुछ तो बोले बेटा। नहीं सर कुछ नहीं बोले। सही में? जी हाँ सही में। बच्चों थोड़ा मजाक मजाक कर देता हूँ, मजाक कर देता हूँ और करूंगा भी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर। देखो अगर तुम्हें ध्यान दिया हो कि अभी इससे पहले मैंने जो सॉल्यूशन बनाया था, इससे पहले मैंने ये वाला जो सॉल्यूशन तैयार किया था, इसके अंदर था तुम्हारे पास लिक्विड प्योर ए, लिक्विड प्योर बी। तो यहां सॉल्यूशन तुम्हारे पास बन गया था ए और बी का। ठीक, अब खास बात ये थी कि यहाँ पे ए भी लिक्विड है और बी भी लिक्विड है, यानी ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इसे कहा जाता है, इस टॉपिक का नाम होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे ए भी लिक्विड है और बी भी लिक्विड है, तो ये है वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में। लिक्विड लिक्विड से बना हुआ जो सॉल्यूशन है उसमें हम पीछे वेपर प्रेशर की बात करके आ रहे हैं। ठीक है, अब जो दूसरा हम सॉल्यूशन लेंगे उसके अंदर एक कंपोनेंट तो तुम्हारे पास लिक्विड ही होगा, एक कंपोनेंट जो तुम्हारे पास होगा ये रेशमी जुल्फे, ये शरबते निगाहें, इन्हीं के सहारे जी रहे हैं सभी, इन्हीं के सहारे जी रहे हैं सभी। तो अब हम जिसके अंदर वेपर प्रेशर की बात करेंगे उसमें बच्चों, जिस सॉल्यूशन के अंदर हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे उसमें एक कंपोनेंट तो होगा तुम्हारा लिक्विड, उसमें एक कंपोनेंट तो तुम्हारा होगा लिक्विड और दूसरा कंपोनेंट होगा तुम्हारे पास सॉलिड। ये तो डाइस का जैसे पांच, डाइस के जिस फेस पे पांच अंकित होता है कुछ वैसा ही लग रहा है। तो अब जिस सॉल्यूशन की हम बात करेंगे उसमें एक कंपोनेंट तो होगा तुम्हारे पास लिक्विड और दूसरा कंपोनेंट होगा तुम्हारे पास सॉलिड, यानी सॉल्वेंट को तो मैंने लिक्विड मान लिया है और सॉल्यूट को मैंने क्या मान लिया, सॉलिड। अब जो लिक्विड है, जो लिक्विड
कंपोनेंट है वो तो होगा तुम्हारा वोलेटाइल, यानी ये वाला कंपोनेंट तो भाप बन के उड़ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, लिक्विड है, थोड़ा सा तापमान दोगे सॉरी, लिक्विड है, जब थोड़ा सा भी तापमान दोगे तो वो भाप बन के उड़ ही जाएगा, इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है तुम्हारे पास क्या, सॉल्यूट, यानी वो है तुम्हारे पास सॉलिड, सॉलिड चीज है, ठीक। ये होता है तुम्हारे पास नॉन वॉलेटाइल, यानी तुम कितना भी टेम्परेचर दे दो, तुम ये मान के चलोगे कि जो दूसरा कंपोनेंट है ये भाप बन के उड़ेगा ही नहीं। जो देखो, अब जिन सॉल्यूशन की हम बात करेंगे उन सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट तो तुम्हारा होगा क्या, लिक्विड होगा, यानी वोलाटाइल होगा, एक कंपोनेंट तो भाप बन के उड़ जाएगा। दूसरा कंपोनेंट होगा नॉन वोलाटाइल, यानी वो भाप बन के नहीं उड़ेगा। तो याद रखना, एक बात याद रखना कि जब आप वेपर प्रेशर की बात करोगे तो वहां पे बी की वजह से कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। देखो वेपर प्रेशर कब आता है, जब वेपर प्रेजेंट हो, ए वोलाटाइल है, ये तो भाप बन के उड़ेगा, तो ए के वेपर तो प्रेजेंट होंगे, ए के वेपर तो वहां पे प्रेजेंट होंगे। अब सर एक बात बताओ, जब सिर्फ ए ही भाप बन के उड़ रहा है तो जो सॉल्यूशन बनेगा जिसके अंदर, चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में, अभी बताता हूँ, शांत बैठो बताता हूँ, सुनो। दूसरा कंपोनेंट तुम्हारे पास होगा क्या, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। इनको मिलाया यानी नॉन वोलेटाइल, यानी भाप बन के नहीं उड़ेगा। और याद रखना कि इसकी वजह से वेपर प्रेशर कुछ नहीं होगा, ठीक है, यानी पी डैश भी होगा तुम्हारे पास 0। इस बात का मतलब ये होता है, इस बात का मतलब ये होता है बच्चों कि पी नॉट बी तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा, यानी बी की वजह से ना तो कोई वेपर होगा, अगर कोई वेपर नहीं है तो कोई वेपर प्रेशर भी नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाया और मैंने बनाया एक प्यारा सा सॉल्यूशन। सर यहाँ क्लोज कंटेनर नहीं लिए हो, क्लोज कंटेनर में ही बात होती है, चलो आगे बढ़ो। बार बार थोड़ी ही बनाऊंगा यार, कैसी बात करते हो तुम ये। अब मैंने ए और बी को मिलाया, मिला के मैंने बनाया सॉल्यूशन। सर आपने कहा कि जो बी है, जो बी है ये भाप बन के तो उड़ेगा नहीं, यानी यहाँ पे जो भाप होगी ये सिर्फ ए की वजह से होगी, तो इसको आप पी नॉट ए नहीं बोल सकते हो क्या। मैं कहूंगा बेटा इतना बुरा पीटूंगा ना, इतना बुरा पीटूंगा कि अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। तुम्हें बताया था कि पी नॉट ए कब कहते हैं, जब बीकर के अंदर सिर्फ ए मौजूद होता है तब पी नॉट ए कहोगे। तो सर यहाँ पे भी तो सिर्फ ए की ही वजह से वेपर प्रेशर आ रहा है, बी तो भाप बन के उड़ेगा नहीं। अरे मेरे बच्चे, बी भले ही भाप बन के ना उड़े, लेकिन बी की वजह से, देखो बी ने सरफेस के ऊपर कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, तो जब सरफेस के ऊपर कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रखी है तो यहाँ पे जो ए है ना, ये ए आसानी से भाप बनकर उड़ नहीं पाएगा, बी उसको जाने नहीं देगा, तो इसकी वजह से बी के वेपर प्रेशर पे अफेक्ट आएगा। इसीलिए यहाँ पे पी नॉट बी, सॉरी यहाँ बी, पी नॉट बी नहीं बोलते हैं, पी नॉट बी नहीं कहते हैं, यहाँ कहेंगे क्या, पी डैश भी कहेंगे। यानी याद रखना, नॉट तब लगता है जब बीकर के अंदर प्योर फॉर्म में हो, सॉरी ए ही तो बोलेंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, ए है ना, ए की वजह से वेपर प्रेशर होगा ना, तो ए तो आएगा। तो ए है ना जो आपका, पी नॉट ए कब कहते हैं, जब बीकर के अंदर ए प्योर फॉर्म में हो, जब बीकर के अंदर ए प्योर फॉर्म में नहीं होता है तब पी डैश ए कहते हैं, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। ये भी बता दिया कि बी जो है सरफेस पे कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर पे अफेक्ट आता है, और पी नॉट बी 0 है, पी नॉट बी 0 है, ठीक है। अब इस टॉपिक को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड
लिक्विड सॉल्यूशन। इस टॉपिक को प्यारे बच्चों बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक कंपोनेंट तो लिक्विड होता है, वोलाटाइल होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक कंपोनेंट तो लिक्विड होता है, वोलाटाइल होता है, और दूसरा कंपोनेंट सॉलिड होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। यानी वेपर प्रेशर केवल एक ही कंपोनेंट की वजह से आता है, यानी ये, यानी जो नॉन वोलाटाइल है उसकी वजह से वेपर प्रेशर होगा तुम्हारा 0। ठीक है, और इस टॉपिक को कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक थकान हो रही है मुझे। 1 घंटे 11 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद थकान होना चालू हो जाती है। और एनर्जी का मैं हमेशा सोचता हूँ कि एनर्जी का कोई सोर्स जो है वो लेकर आऊंगा, लेकिन मैं हर बार भूल जाता हूँ, हर बार भूल जाता हूँ। चलो लड़ेंगे बेटा, जब तक रिकॉर्ड कर सकता हूँ करूंगा, जब तक मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ाऊंगा। चलो थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप लोग भी थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। यार आज एक अच्छा खासा पोर्शन अगर कंप्लीट हो जाता तो मजा आ जाता। मुझे 2 मिनट दो थोड़ा रेस्ट करने के लिए। 2 मिनट पे क्या, 1 मिनट दो। 1 घंटे 11 मिनट है ना, 1 घंटे 15 मिनट पे मैं स्टार्ट करूंगा। तो वीडियो अगर देख रहे हो, वीडियो आ रही है तो आगे बढ़ा लेना, या मैं ट्रिम ही कर दूंगा। ऐसा करूंगा, मैं ट्रिम कर दूंगा वो पार्ट। तो बेटा और बताओ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। इंडिया में तो फॉग चल रहा है सर। नहीं नहीं, इंडिया में फॉग नहीं चल रहा है, पाकिस्तान में फॉग चल रहा है। फॉग चलना भी चाहिए, दे आर डिजर्व, वो सब डिजर्व करते हैं, दे आर डिजर्विंग। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। किसी किसी कंट्री विशेष के लिए कहीं आप नफरत वगैरह तो नहीं फैला रहे हो। नहीं बेटा, वो उस देश का जन्म आपके अस्तित्व को मिटाने के लिए हुआ है। इस बात को देखो, आप कितना भी नकारो, कितना भी देखो, आप तुम 11th 12th में आज गए हो, 12वीं में आ गए हो तुम लोग, तो मैं तुम लोगों से ये सब बात कर सकता हूँ। ठीक है, इतनी मैच्योरिटी तो तुम्हारे अंदर हो गई है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जो पाकिस्तान का जन्म हुआ है ना, वो हमारे यानी हिंदुस्तान जो कि हजारों साल पुराना देश है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति आज की नहीं है। हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति हजारों सालों पुरानी है। ठीक, 1000 साल मतलब हजारों साल पुरानी है। पहली बात, ऐसे सिविलाइजेशन को चैलेंज कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। नो वन कैन चैलेंज दैट सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्ट इवन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म टिल टुडे। ठीक है, आज के समय में भी, पुराने समय में जितने भी प्राचीन सभ्यताएं थी, चाहे मेसोपोटामिया हो या मायान सिविलाइजेशन हो जो आपकी मेक्सिको में देखने को मिलती है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो जो ये मिडल ईस्ट के आसपास देखने को मिलती है, और मतलब ये जो प्राचीन सभ्यताएं थी, और इजिप्ट की एक सिविलाइजेशन है अपनी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो सब खत्म हो गई। और उसी समय की हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे आप हिंदुइज्म कह सकते हो या जो भी है, वो आज भी हमारी ओरिजिनल फॉर्म में इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो बी प्राउड ऑन योर आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी के ऊपर हमेशा प्राउड करना चाहिए, प्राउड करो। ये नहीं कह रहा मैं कि किसी के ऊपर थोपो। पहली बात, भारत की संस्कृति ही दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो कभी भी किसी के ऊपर कुछ थोपती नहीं है। ठीक है, भारत की जो संस्कृति है वो दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्कृति है मेरे प्यारे बच्चों
जिसने कभी किसी के ऊपर कुछ थोपा नहीं है। तो इस बात को लेके तो मैं निश्चिंत हूँ कि तुम्हारे डीएनए में है कि तुम कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को ये नहीं कहोगे कि तुम इस चीज को फॉलो करो। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है ना, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म बहुत बात करते हैं इंडिया में। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको एक प्यारी सी बात बताऊं, तो आपके अंदर ये इनबिल्ट है। आपके अंदर बचपन से ही ये सब चीजें भरी पड़ी हैं। आप पहले से ही सेकुलर हो मेरे बच्चों। जन्म से ही हम सेकुलर हैं, हम भारतवासी। फिर भी ये लोग हमें ज्ञान देते हैं। वो लोग हमें ज्ञान देते हैं जिनके खुद का जो हिस्ट्री रही है। अब आप जर्मनी की बात करिए, यूरोप की बात करिए, तो यूरोप में आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था। कैसे यूरोपियंस ने 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया था बच्चों। कैसे ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया के ऊपर राज किया, तो कैसे उन्होंने बंगाल फैमाइन कॉज किया, मतलब कैसे वो रिस्पॉन्सिबल थे। कैसे वो बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज को बंगाल, हमारे इंडिया के बंगाल वाले हिस्से से निकाल कर खुद ले गए, और हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ लोगों की जान गई थी। ऐसे लोग जो अमेरिकन हैं, जो खुद वहां के नेटिव अमेरिकन को मार के, यानी रेड अमेरिकन को मार के जो वहां राज कर रहे हैं, वो लोग हमें ज्ञान देते हैं इस बात का कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज है वो सेफ नहीं है। हमारे यहाँ माइनॉरिटी सेफ नहीं है। हमारे यहाँ इस पूरा रीजन है ना, ये जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, जिसे अखंड भारत की परिकल्पना कहते हैं लोग, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता था बच्चों। इस रीजन में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे माइनॉरिटीज एक्सपैंड ही हुई हैं। बाकी आप हमारे अड़ोस पड़ोस में चले जाइए, वहां माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। इसे कहते हैं हमारे फिजिक्स के अंदर ड्यूअल नेचर। हिंदी में मैं नहीं बोलना चाहूंगा। तो ये बात है, ठीक है। तो अरे सर, आप हिस्ट्री भी पढ़ाओगे क्या? हाँ बेटा, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले एक बार साइंस वाला ये जो सब है इसे कंप्लीट किया जाए, इसके बाद हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। चलो, रेस्ट बहुत हो गया है, बात भी हो गई है तुमसे। मार्कर डेस्क, मेरा मार्कर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक कंपोनेंट तो लिक्विड होगा, वोलेटाइल होगा, और एक कंपोनेंट सॉलिड होगा जो कि नॉन वोलेटाइल होगा। तो वेपर प्रेशर सिर्फ एक ही कंपोनेंट की वजह से आएगा, और वो कंपोनेंट तुम्हारा यहाँ पे ए। ठीक है सर, समझ गए। अब मैं कहूं, बताओ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अभी पीछे ही समझा के आया हूं, पीएस क्या होता है? अरे सर, पीएस तो होता है आपके पास पी डैश ए प्लस पी डैश बी। ठीक बात है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है पी डैश ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पी डैश बी। पी डैश ए प्लस पी डैश बी। पी डैश ए प्लस पी डैश बी। अब जो बी है तुम्हारे पास वो नॉन वोलाटाइल है, यानी बी की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो जीरो होगा। भाई बी तो भाप बन के उड़ेगा ही नहीं। जब बी भाप बन के नहीं, देखो बी का काम यहाँ जानते हो क्या है? मैं खुद तो जाऊंगा नहीं, और तुझे भी नहीं जाने दूंगा सनम। मैं तो खुद तो, सॉरी, आई एम सॉरी, ऐसे टर्म्स नहीं यूज करने चाहिए। देखो, मैं खुद तो जाऊंगा नहीं और तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा, तुम्हें भी यही पकड़ के रखूंगा। बी का यही काम है। तो बी की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा तुम्हारे पास वो होगा जीरो। बी की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो जीरो, तो यानी सॉल्यूशन का पीएस होगा पी डैश ए, यानी पीएस तुम्हारे पास होगा सिंपल पी नॉट ए एक्स ए। क्या ये बात समझ में आई? सर दिमाग में छप गई, आप समझने की बात कर रहे हो। ये बात तो मेरे दिमाग में छप गई है सर। चलो ठीक है। आजा मधुर चांदनी में तुम मिले, मेरा नहीं आ जाए कहीं बाहर।
लगेगा आसमान। Vapor pressure of solution containing non-volatile solute. Vapor pressure of solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solvent. Vapor pressure of solution containing non-volatile solute. ये नॉन वोलाटाइल था, यानी ये भाप बन के नहीं उड़ेगा। इसी वजह से तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है उसे 0 लिखा है मैंने। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is directly proportional to, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। Vapor pressure of solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solvent। इस बात में तो मैं होप करता हूँ, इस बात को अभी ऊपर समझा के भी आया हूँ कि भाई ऐसा सॉल्यूशन जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से बना हुआ होता है उसके अंदर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। अब प्यारे बच्चों बात आती है तुम्हारे पास, क्या बात आती है सर हमारे पास? आओ बताता हूँ। तुम्हें बताया बड़े ही प्यार से कि एक कंपोनेंट तो वोलेटाइल होगा और दूसरा कंपोनेंट होगा तुम्हारे पास क्या सर? नॉन वोलेटाइल। क्या 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 सर? नॉन वोलेटाइल सर, नॉन वोलेटाइल सर, नॉन वोलेटाइल। बच्चों ये जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, अब देखो ये तुम्हारे पास ए है और ये जो है तुम्हारे पास बी है। तुम्हारे पास मान लो ए प्योर फॉर्म में है, मान लो तुम्हारे पास कोई बीकर है और उस बीकर के अंदर तुम्हारे पास ए प्योर फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा उसको तुम कहोगे पी नॉट ए। क्या इस बात में कोई डाउट है? यहाँ देखो, सिर्फ यहाँ इस तरफ देखो, इस तरफ तुम्हारे पास एक बीकर है जिसके अंदर सिर्फ ए है,
ए प्योर फॉर्म में इसमें भरा हुआ है। अब इसके अंदर इस ए की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है, तो ए की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा उसे कहेंगे क्या सर? उसे कहेंगे पी नॉट ए। ठीक है, अब यहाँ सॉल्यूशन पे आओ। अब तुम्हें बताया था कि बच्चों यहाँ पे पी नॉट ए नहीं बोलते हैं। ये जो सॉल्यूट है ना, ये जो सॉल्यूट है, ये जो सॉलिड ऊपर रखा हुआ है, ये सॉल्वेंट के कुछ सरफेस को कर लेता है ऑक्यूपाई। तो इस जगह के नीचे जो सॉल्वेंट है तुम्हारा, ये आसानी से भाप बनकर नहीं उड़ पाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, इसे कहते हैं पी डैश ए। ए की वजह से जो प्रेशर लगता है उसे कहते हैं क्या? पी डैश ए। अब और बी की वजह से तो जीरो ही है, क्योंकि बी तुम्हारा है नॉन वोलेटाइल। बी तो भाप बन के उड़ेगा नहीं। जब भाप ही नहीं है तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा? तो बी की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो जीरो होगा। अब देखो, अब क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट ऐसा है जो आसानी से भाप बन के नहीं उड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट ऐसा है जो आसानी से भाप बन के नहीं उड़ रहा है, यानी यहाँ पे कुछ भाप नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कुछ वेपर यहाँ पे कम है। तो जब वेपर कम है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा। ए की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, झमाझम तमातम तड़ातड़ एकदम वेपर ऊपर जा रहा है, पूरा वेपर ऊपर जा रहा है। वहां की तुलना में यहाँ पे ए का वेपर ज्यादा है। तो जब ए का वेपर ज्यादा है तो यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यही बात बतानी थी कि जब भी हम एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट की वजह से वो घट जाता है, यानी पी नॉट ए से कम वेपर प्रेशर होता है पी डैश से। ठीक है, पी डैश से क्या होता है? कम होता है। बस यही बात बतानी थी बच्चों कि पी नॉट ए से लेस होता है तुम्हारा क्या? पी डैश ए। अब अगर इसमें इसको स्टेटमेंट में बताऊं तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी होगी: when non volatile solute is added to pure solvent, when non volatile solute added to pure solvent, the vapor pressure of solvent decrease। स्वाभाविक सी बात है कि when non volatile solute added to pure solvent, then vapor pressure of solvent decrease। why so? क्योंकि ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं ये कुछ स्पेस को, सॉल्वेंट के सरफेस के कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उस जगह का जो सॉल्वेंट है वो आसानी से भाप बन के नहीं उड़ पाता है, भाप हो जाता है कम। वेपर जो ए की वजह से था वो हो जाता है कम। तो ए की वजह से जो वेपर प्रेशर होता है वो भी तुम्हारा घट जाता है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या आपको? चलो, इसको स्टेटमेंट में लिखना है क्या? चलो लिखवा देता हूँ स्टेटमेंट भी। स्टेटमेंट भी लिखवा देता हूँ भाई, सभी लिखवा देता हूँ। सर आप ना अपनी तरफ से मत लिखना, आप ना स्पेलिंग में अगर आप मिस्टेक कर देते हो मैं नहीं आता। अच्छा चलो ठीक है, मैं एकदम किताबी स्टेटमेंट लिखता हूँ, एकदम एकदम जो किताब में लिखा होता है ना, मैं वही स्टेटमेंट तुम्हें दिखा देता हूँ। When non-volatile solute added to pure solvent, when non-volatile solute added to pure solvent, the vapor pressure of solvent decrease. The vapor pressure of solvent decrease। Why so? क्यों? जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है
तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्यों घट जाता है? बिकॉज सम सॉल्यूट मॉलिक्यूल occupies the position on the surface of liquid. because some solute molecule because some solute molecule क्यों घट जाता है भाई? जब सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो सॉल्वेंट की वजह से वेपर प्रेशर होता है वो घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि बिकॉज से याद आया कि मेरे एक जानने वाले थे जिनका नाम था डिकॉस। बिकॉज some solute molecule occupies the position occupies the position on the surface of liquid. Because some solute molecule, क्योंकि भाई देखो जब नॉन वोलाटाइल यानी सॉल्वेंट के अंदर जब तुम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल सरफेस पे कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल सरफेस पे कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। याद हो तो यही पी डैश यही पी एस होता है, पी डैश यही पी एस होता है, यानी यही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट लिखा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट बोल भी देता हूं बार बार। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था, बस इसको सुनो याद, सुनो और समझो, बस यही दो बातें हैं कि भाई जब सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट की वजह से वो घट जाता है। ठीक, और दूसरा अगर मैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करूं तो वो क्या होता है? पी डैश ए प्लस पी डैश बी होता है। अब बी तो तुम्हारा है नॉन वोलाटाइल, तो जब बी तुम्हारा नॉन वोलाटाइल है तो बी की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो तो जीरो होगा। जब बी तुम्हारा नॉन वोलाटाइल है तो बी की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों? अरे सर अब जाने दो, अब थक गए हैं बहुत ज्यादा थक गए हैं, और पढ़ाई नहीं हो पाएगा, गिर जाएंगे यही। क्लास तो हम छोड़ेंगे नहीं, आप पढ़ाओगे तो हम पढ़ेंगे, क्लास हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब पढ़ नहीं पाएंगे सर, बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा बच्चों, ठीक है, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बस, और इसके बाद छुट्टी कर दूंगा। हाँ, तो पी डैश ए प्लस पी डैश बी, जहाँ पे ये नॉन वोलाटाइल होता है इसकी वजह से वेपर प्रेशर जीरो होता है, तो मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिंपल सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर है उसी के बराबर होता है, यानी पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। और यहाँ से दिखता है कि भाई पी एस प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पी एस प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पानी, बच्चों गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, खासकर जो लोग दिल्ली से हैं, बहुत ज्यादा बच के रहने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, तो क्या रहने की जरूरत है? बहुत ज्यादा बच के रहने की जरूरत है। वो गाना सुना होगा आपने, बच के रहना ओ बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना ओ बाबा, बच के रहना रे। तो बच के रहना किससे? किससे बचने की बात कर रहे हो सर? गर्मी से बचने की बात कर रहा हूं।
तो बच्चों वही बात एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। तुम्हारे पास एक बीकर है जिसके अंदर प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, तो इसके अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो केवल और केवल इस सॉल्वेंट की वजह से होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, तो इसके अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट ए। ठीक है, प्योर, ठीक, पी नॉट ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। तुम्हारे पास एक और बीकर है जिसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, यानी इसके अंदर ए भी है और बी भी है, तो और इसमें जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो है तुम्हारे पास पीएस। अब मैंने बताया कि इसके अंदर जो सॉल्यूट, ये जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ना, जो भाप बन के नहीं उड़ता है, ये जो सॉलिड सॉल्यूट है, ये सरफेस पे कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से उसके नीचे का जो मटेरियल है वो भाप बन के नहीं उड़ पाता है, तो यहाँ पे वेपर हो जाता है कम, तो वेपर प्रेशर हो जाता है कम। और इसके तुलना में यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होता है ये क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एक छोटा सा रिलेशन है जो पीछे भी करवाया, दोबारा एक बार बहुत ही हल्के से समझा दिया है कि भाई पी नॉट ए ज्यादा होता है पीएस से। क्या बात है, यही बात है, यही बात है, बस यही समझना होता है, यही नहीं समझ पाते हैं बच्चे। आधे तो यही लटके रहते हैं कि क्या पढ़ा दिया सर, क्या पढ़ा दिया सर आपने। समझ रहे हो, बहुत आसान तरीके से चीजें समझाई जा रही हैं, बहुत कंसाइज वे में। चलो, कितने घंटे का हो गया लेक्चर? 1 घंटे 37 मिनट। इतना जुल्म ढा दिया सर आपने हम पे। छोड़ दूंगा, बस छोड़ने वाला हूँ, ठीक है, छोड़ने वाला हूँ, बस छोड़ने वाला हूँ बच्चों। थोड़ा सा और ये टॉपिक कंप्लीट करने दो मुझे, इसके बाद मैं छुट्टी कर दूंगा। तो पीएस तुम्हारे पास मैंने बताया पी नॉट ए, सॉरी, पीएस होता है तुम्हारे पास क्या, पी डैश ए प्लस पी डैश बी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है पी डैश ए प्लस पी डैश बी। अब बी की वजह से तो जीरो है यहाँ, समझ गए सर। तो पीएस क्या है, पीएस है पी डैश ए, तो पीएस क्या है, पीएस है पी नॉट ए एक्स ए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अब पता है कि भाई एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। ये कब बताया सर, ये नहीं बताया तुम्हें, ये नहीं बताया, रिवाइज भी करवा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, लेकिन तुम जब पढ़ के नहीं आओगे तो क्या होगा, यही होगा। पीटने का टाइम अभी है नहीं, वरना बहुत बुरा पीटता तुमको। पीएस होता है पी नॉट ए एक्स ए, और हम जानते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज 1। तो यहां से मैं एक्स ए की अगर वैल्यू निकालना चाहूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू निकालना चाहूं, तो वो होगा 1 माइनस एक्स बी। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा बच्चों, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा, तो ये होगा पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट। अब यहाँ पी नॉट ए नहीं लिख रहा हूँ, बस पी नॉट ही लिख दे रहा हूँ। समझ जाना कि भाई एक ही तो कंपोनेंट है जो भाप बन के उड़ेगा, तो उसी का जो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में है वो है तुम्हारा पी नॉट। ठीक है, तो पी नॉट क्या है, एक ही कंपोनेंट है। देखो जो बोल रहा हूँ बस उतना सुनो, जो बोल रहा हूँ उतना सुनो, कंफ्यूज मत होना वहां सर ये क्यों नहीं लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। पी नॉट क्या है, एक ही कंपोनेंट है जो भाप बन के उड़ेगा, उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में। ठीक, तो ये पी नॉट, और एक्स ए की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स बी। एक्स बी का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स बी। ठीक है, इसको यहां ले आओ, इसको वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा पी नॉट एक्स बी। क्योंकि ये माइनस में है तो इक्वल के इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर है पी नॉट। अब क्योंकि ये प्लस में है तो इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पी एस। अब ये जो पी नॉट है इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ तो ये तुम्हारे पास देखो एक इक्वेशन आएगी, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स पी। जहां पे पी नॉट वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, उस कंपोनेंट का जो भाप बन के उड़ेगा। सवाल में देख के समझ जाओगे, ठीक है। देखो कौन सी वो चीजें हैं जो नॉन वोलेटाइल आपको देखने को मिलेगी, जो भाप बन के नहीं उड़ेंगी।
वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो याद रखना तीन ही है, ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज। गस, ये गस है जो किसी के बस में नहीं है, ये गस ही है जो किसी के बस में नहीं है, यानी ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज, ये तीन ही चीजें हैं जो भाप बन के नहीं उड़ेंगी। मतलब आपका जो आपके कोर्स में आपको जो सवाल सॉल्व करोगे तो कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी जो नॉन वोलाटाइल होंगी, तो याद कर लो यही तीन चीजें मेनली होंगी जो नॉन वोलाटाइल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स पी। P naught minus PS upon P naught is equals to XB. XB है mole fraction of solute and it is very very important, very 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 infinite times very important, क्योंकि ये एक colligative property है बच्चों, जिसे कहा जाता है relative lowering in vapor pressure। relative lowering in वेपर प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये है तुम्हारा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सर, अगले क्लास में यही स्टार्ट होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगली क्लास में तो वैसे कुछ सवाल करवाऊंगा, ठीक है, कुछ सवाल करवाऊंगा, देखते हैं। इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही पढ़ना है। तो ये होता है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सर। सर सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सर, याद कर लेंगे इसको, प्यारे बच्चों याद कर लेना, ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स पी। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो पी नॉट माइनस पी एस लिखा हुआ है ना, ये क्या है, तो सर पी नॉट तो यहाँ पे ये है, ठीक है। पी एस कितना घट गया है, पी एस है तुम्हारा सॉल्यूशन का। तो अगर ये बताओ कि मान लो ये तुम्हारे पास 100 है और सॉल्यूशन में तुम्हारे पास आया 90, कितना 90, तो मैंने कहा ये पी नॉट माइनस पी एस करो तो तुम कहोगे ये 10 आएगा, 100 में से 90 जाएगा 10, तो यानी ये क्या है, ये है कितना घट गया है वेपर प्रेशर, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ये कितना घट गया है वो है, तो ये पी नॉट माइनस पी एस होता है तुम्हारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पी एस, जब इसको रिलेट कर देते हैं बच्चों पी नॉट से, पी नॉट माइनस पी एस तो है तुम्हारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कितना घटाव आया है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर, ये होता है तुम्हारा क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब इसको आप रिलेट कर देते हो, रिलेट कर देते हो पी नॉट से, तो इसे कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। Lowering in vapor pressure is a colligative property. No, 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 no. Relative lowering in vapor pressure is a colligative property. और यहाँ x भी क्या है, x भी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। x भी है आपका बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू एक्स पी। सर थोड़ा सा आइडिया तो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, उन्हें कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, इन्हें कहा जाता है क्या, कॉली। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पी नॉट माइनस पी एस
अपॉन पी नॉट, यह है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये डिपेंड कर रही है, बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती है। यानी वो ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है क्या नहीं है, फलाने है ढकाने है, इस पे डिपेंड नहीं करती है। उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि कितना सॉल्यूट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए colligative property. Relative lowering in vapor pressure is a 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 colligative property। मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों और मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे सर हमारी तो जान ही निकल जाएगी, सर माफ कर दो, छोड़ दो सर, छोड़ दो, बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसके बाद जो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ओह शिट, पता नहीं कब से माइक बंद था, बहुत पहले से तो नहीं था, इतना मैं जानता हूँ। हाँ, दूसरा माइक मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल। अब तो आवाज आ ही रही होगी। अरे यार, कब से माइक बंद था, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं छूट गया है? आई होप सो कि ना छूटा हो, भगवान जी प्लीज। ठीक है, अच्छा ही होगा। चलो, तो बच्चों यार, महा मैराथन लेने की तो जो बात है ना, बिल्कुल वो मैं लूंगा, ठीक है, लेकिन ना तो अभी थोड़ा सा, थोड़ी वीकनेस भी है, थोड़ा सॉरी, तो बहुत जल्द